जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है आपका मॉडर्न इंडिया का। और बच्चों, हम इसमें आज करने वाले हैं आपका क्या टाइमलाइन। ठीक है, तो कैसे कैसे हमारे इवेंट हुए हैं हिस्ट्री में, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो आपका मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है जब आपका मुर्शिद कुली खान क्या रहते हैं, यहाँ के नवाब रहते हैं। ठीक है, मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब रहते हैं, आपके बंगाल के नवाब रहते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, शुजा-उद-दौला आते हैं 1727 से 1739 में। फिर आते हैं आपके सरफराज खान, फिर आते हैं अली वर्दी खान, फिर आते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, मीर कासिम। जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं आपका, वो करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया। और आज जो हम करेंगे केवल टाइमलाइन करने वाले हैं, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमको टाइमलाइन पता है तो मोस्ट ऑफ द हमारी हिस्ट्री कवर हो जाती है। बाकी फैक्ट्स वगैरह तो धीरे धीरे हम कवर कर ही लेंगे। आज हम क्रिप्स रिवीजन करेंगे आपके मॉडर्न इंडिया का, जो कि स्टार्ट होता है आपके बंगाल से। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स है वो बंगाल को एनेक्स करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटिशर्स किसको एनेक्स करेंगे, बंगाल को। बंगाल को एनेक्स करने के बाद बच्चों वो करेंगे मैसूर को एनेक्स। मैसूर को एनेक्स करने के बाद बच्चों नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा उनका, वो रहेगा मराठा किंगडम। मराठा को जैसे ही वो कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद सिंध को करेंगे, फिर पंजाब को करेंगे, और धीरे धीरे करके पूरी इंडिया को क्या कर देंगे, कैप्चर कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ से बंगाल का जो एनेक्सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, बंगाल का क्या एनेक्सेशन, और एनेक्सेशन कौन करेगा बच्चों, एनेक्सेशन करेगा आपका ब्रिटिश एम्पायर, या फिर बोल देंगे स्पेसिफिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो कौन एनेक्स करेगा बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स करने वाली है आपके बंगाल को बच्चों। ठीक है, तो साल आपके पास रहता है 1717 से 1727। उस दौरान जो मुर्शिद कुली खान है वो रूल करते हैं आपका बंगाल को, और ये शिफ्ट कर देते हैं कैपिटल ऑफ बंगाल को, कहाँ, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद हम बोलें आज की डेट में तो ये बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। उसके बाद जैसे ही मुर्शिद कुली खां की डेथ होती है, उसके बाद कौन आ जाता है, शुजाउद्दीन आ जाता है बच्चों 1727 से लेके 1739। 1739 से लेके 1740 तक आपके आते हैं सरफराज खान, जो कि 1 साल तक रूल करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके अली वर्दी खान। तो यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। अली वर्दी खान बच्चों रूल करना स्टार्ट करते हैं आपका बंगाल को। उसके बाद 1757-56 में अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है। और जब अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो रूल करते हैं बच्चों, वो कौन करते हैं, वो करते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब रूल करते हैं तो वो ब्रिटिश के साथ थोड़ा उनकी अनबन हो जाती है बहुत सारे मैटर्स में। जैसे कि वो बोलते हैं कि यार सभी को टैक्स देना है, तो ब्रिटिशर्स इसके फेवर में नहीं थे टैक्स देने के, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने क्या किया है, हमने एक ट्रीटी साइन करी, या फिर हमको एक दीवानी, हमको एक क्या दिया है, हमको एक चीज़ प्रोवाइड करी है, किसने, मुग़ल एम्परर ने। ठीक है, और वो बोला गया है कि आपको क्या नहीं देना, आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या चीज़ था बच्चों, वो दस्तक थी। तो दस्तक प्रोवाइड की थी किसने, ब्रिटिशर्स को, आपके यहाँ का जो एम्परर था। ठीक है, इसी वजह से बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो जाती है ब्रिटिश के फेवर में, और आपके सिराजुद्दौला की। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स दोनों के दोनों आपस में आ जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं,
लड़ाई करते हैं। और रीज़न ये रहता है कि जो सिराजुद्दौला शर्तें रखता है ब्रिटिशर्स के सामने, वो ब्रिटिशर्स को पसंद आती नहीं है और ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर देते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है। ठीक है, अब जब सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है तो ब्रिटिशर्स मीर जाफ़र को क्या बना देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं। और ये 1757 से लेके 1760 तक इसका रूल रहता है। उसके बाद मीर जाफ़र से भी थोड़ी अनबन हो जाती है ब्रिटिशर्स की, और वो मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बना देते हैं नवाब। और जब मीर कासिम को बनाते हैं तो मीर कासिम भी इनको फेवर नहीं करता बहुत सारे मैटर्स में, और ब्रिटिशर्स लास्ट में रॉबर्ट क्लाइव को बना देते हैं गवर्नर। क्या बना देते हैं, गवर्नर। किसका गवर्नर बना देते हैं बच्चों, बंगाल का गवर्नर बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। आपसे कोई पूछेगा बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, तो 1757 में हुई थी। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1764 में हुई थी बच्चों बैटल ऑफ बक्सर। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन बनाने में इंडिया में किस बैटल ने हेल्प किया है, तो वो बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी ने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की किस में फेवर किया है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट बैठाने के लिए, कहाँ पे, इंडिया में। नेक्स्ट बच्चों, जब ब्रिटिशर्स एनेक्स कर देंगे आपका बंगाल, तो उनका नेक्स्ट फोकस क्या रहने वाला है, तो उनका फोकस रहने वाला है मैसूर। ठीक है, अब उनका टारगेट है बच्चों मैसूर। मैसूर में जो रूल कर रहे हैं वो कौन रूल कर रहे हैं, हैदर अली रूल कर रहे हैं। और हैदर अली से पहले कौन रूल करता था यहाँ पे, तो यहाँ पे रूल करती थी वुडियार डायनेस्टी। तो वुडियार डायनेस्टी का यहाँ पे रूल रहता था। उसके बाद धीरे धीरे हैदर अली ने क्या किया, कैप्चर कर दिया आपका मैसूर एम्पायर। हैदर अली का जो रूल रहने वाला है बच्चों 1761 से 1782 रहने वाला है। इसी दौरान वो बहुत सारी चीज़ें भी करेंगे, जैसे एक डिंडुगल में आर्म्स फैक्ट्री बनाना फ्रेंच वालों की हेल्प से, अपनी आर्मी को ट्रेन करना ऑन यूरोपियन लाइंस, है ना। इस वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है ब्रिटिशर्स के बीच में और आपके हैदर अली के बीच में। उसी वजह से क्या होती है, आपकी 4 एंग्लो मैसूर वॉर होती हैं। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हम देखने वाले हैं बच्चों। तो 1766 से लेके 1769 में बच्चों आपका पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है और हैदर अली डिफीट कर देता है ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरीके से। इस दौरान ट्रीटी साइन होती है और ब्रिटिशर्स उस ट्रीटी में बोलते हैं कि हम एक दूसरे के मैटर में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी हम हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों 1780 से लेके 1784 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो हैदर अली क्या हो जाता है, डिफीटेड हो जाता है सर आयर कूट के द्वारा। और इसी दौरान क्या होता है, हैदर अली की मौत भी हो जाती है डेंगू से। ये जो बैटल रहती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, वो अनडिसाइसिव रहती है। और उसी दौरान जब हैदर अली की मौत होती है तो टीपू सुल्तान जो कि बेटा रहता है हैदर अली का, वो रूल करना स्टार्ट कर देता है और अनडिसाइसिव रहती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है कि एक आपका नीचे क्या रहता है, आरकोट रहता है। आरकोट के नवाब के बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और बाउंड्री का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है टीपू सुल्तान और आरकोट के नवाब का। इसी दौरान टीपू सुल्तान अटैक कर देता है आरकोट के नवाब पे और आपका स्टार्ट हो जाती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर बच्चों। ठीक है, और टीपू क्या कर देता है, अपनी आधी टेरिटरी खो देता है बिल्कुल। 1799 में बच्चों क्या होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है और टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। और ये पूरा का पूरा जो मैसूर किंगडम है वो किसके अंडर में चले जाता है, तो वो चले जाता है बच्चों ब्रिटिशर्स के अंडर में। अब मैंने बोला कि जब जैसे ही आपका कौन सा इलाका कैप्चर होता है, बंगाल कैप्चर होता है, बंगाल के बाद आपका मैसूर कैप्चर होता है, मैसूर के बाद सिंध कैप्चर होता है और सिंध के बाद बच्चों क्या कैप्चर होता है, मराठा किंगडम कैप्चर होता है।
और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा कैप्चर होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे, सिख किंगडम। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने ही क्या किया था, 12 मिसिल्स, है ना। तो जो पंजाब का पूरा किंगडम था वो किस में डिवाइडेड था, मिसिल्स में डिवाइड था। सारे मिसिल्स को जोड़ने का काम किसने किया बच्चों, रणजीत सिंह ने किया। रणजीत सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है 1792 से लेके 1839 तक। ये फाउंडर थे किसके, सिख रूल के। तो सिख रूल के फाउंडर कौन थे, रणजीत सिंह थे। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही रणजीत सिंह की मौत हो जाती है तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं रणजीत सिंह, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, 1809 में। तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर का वायलेशन हो जाता है बाय द सिख आर्मी, और ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं और आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हो जाता है बच्चों। और इसमें जो आपके सिख रूलर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिफीट हो जाते हैं बुरी तरीके से। नेक्स्ट डे दोबारा अटेम्प्ट करते हैं सिख रूलर टू गेन देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और द सॉवरेनिटी, पर इसमें क्या कर देता है, डलहौजी दोबारा हरा के पंजाब को एनेक्स कर देता है और पंजाब का विलय करवा देता है, कहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया में बच्चों। उसके बाद देखो एंग्लो मराठा वॉर, 3 एंग्लो मराठा वॉर होती है और इसका रिजल्ट भी यही रहता है कि पूरा का पूरा जो मराठा किंगडम है वो कहाँ चले जाता है, वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर चले जाता है। 1775 से लेके 1782 तक रहता है बच्चों, और आपका पहला एंग्लो मराठा वॉर, और ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं, डिफीट हो जाते हैं। सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर रहता है इसमें मराठा सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर देते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी बच्चों कौन लेके आता है, तो ये 1799 में लेके आते हैं कौन, लॉर्ड वेल्जी, है ना। तो लॉर्ड वेल्जी को बोला जाता है क्या, लॉयन ऑफ बंगाल। और लॉर्ड वेल्जी ने ही क्या किया था, सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस साइन करवाई थी, किससे, हैदराबाद के नवाब से। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी किसने साइन करी थी, तो बच्चों ये करी थी नवाब ऑफ हैदराबाद ने। कब, सबसे पहले 1799 में। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है बच्चों कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि आपको आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नीड प्रोवाइड करेंगे आपको, हमारा एक पूरा का पूरा जो कंपनी रहेगी वो आपके यहाँ डिप्लॉयड रहेगी, उसका पूरा का पूरा खर्चा आप उठाओगे। ठीक है, और इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई वॉर करता है, इसका मतलब वो किसके खिलाफ वॉर कर रहा है, ब्रिटिशर्स के, तो हम आपको हेल्प आउट करेंगे उसमें। अब जब ऐसा होता है तो इनकी आर्मी डिसबैंड हो जाती है, जब आर्मी डिसबैंड हो जाएगी तो ब्रिटिशर्स से कैसे लड़ेंगे। अब थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर होता है वो पिंडारीज के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, मराठास बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि मॉडर्न इंडिया में हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे एनेक्स किया, सबसे पहले आपके बंगाल को, उसके बाद किसको बच्चों, उसके बाद आपके मैसूर को, उसके बाद आपके मराठा को, फिर सिंध को, और फिर किसको, फिर पंजाब को, है ना। तो सबसे पहले वो सिंध को एनेक्स करना चाहते थे, बट वो पंजाब को इसलिए किया उन्होंने, सबसे पहले वो पंजाब को एनेक्स करना चाहते थे बच्चों, है ना। तो उन्होंने सिंध को इसलिए एनेक्स किया क्योंकि जो आपकी फोर्स थी, है ना, वो ब्रिटिशर्स की फोर्स तो सबसे ताकतवर थी, बट उसके बाद जो सेकंड नंबर में सबसे प्यूनिटिव फोर्स थी वो किसकी थी, रणजीत सिंह की थी। इसी कारण के कारण उन्होंने एनेक्स नहीं किया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेशनलिज्म मूवमेंट में। तो अब आपका स्टार्ट होता है बच्चों नेशनलिज्म मूवमेंट, और नेशनलिज्म में क्या स्टार्ट होता है, आपका गांधीयन एरा। तो गांधीयन एरा जो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो गांधीयन एरा साउथ अफ्रीका का है वो है आपका 1893 से लेके 1914 तक। और गांधी जी नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह की स्थापना करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थापना करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कहाँ, साउथ अफ्रीका में।
उसके बाद 1915 से लेके 1948 तक गांधी जी कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं और भारत में ये सारे मूवमेंट चलाते हैं। 1915 की अगर हम बात करें तो 1915 में गांधी जी आते हैं आपके कहाँ? इंडिया में, ठीक है। और वो पार्टिसिपेट करते हैं किस में? कांग्रेस की सेशन में। और जब वो कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मुझे अभी पूरे भारत के बारे में जानना है, तो वो किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्ट नहीं करेंगे 2 सालों के लिए। 1917 में गांधी जी का पहला रिवोल्ट स्टार्ट होता है जो कि है चंपारण सत्याग्रह। ये इंडिगो कल्टीवेटर से रिलेटेड था बच्चों, ठीक है। उसके बाद 1918 में आपका अहमदाबाद सत्याग्रह होता है बच्चों। यहाँ पे गांधी जी पहली बार क्या करते हैं? हंगर स्ट्राइक करते हैं। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट होता है और यहाँ पे पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं आपके कौन? गांधी जी। 1919 में बच्चों आपका रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है और ये किसके अगेंस्ट रहता है? जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये जो रॉलेट सत्याग्रह रहता है ना, गांधी जी बोलते हैं ये कैसा सत्याग्रह है? ये इंडिविजुअल सत्याग्रह है। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या होता है? इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब सबको अलग अलग करना है, ऐसा नहीं कि सभी के सभी एक साथ जाएंगे, ठीक है। 1920 से लेके 1922 तक आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहता है जिसको खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं बच्चों। 1924 से आपका बेलगाम सेशन स्टार्ट होता है जिसमें गांधी जी पहली बार इलेक्ट होते हैं। 1930 से 34 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है जहां पे गांधी जी डांडी मार्च करते हैं और डांडी मार्च करने के बाद ही आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला मूवमेंट चंपारण, चंपारण के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद रॉलेट, रॉलेट के बाद नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है किसके कारण? आपके चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण। उसके बाद गांधी जी को रिहा करते हैं 1924 में और गांधी जी क्या स्टार्ट करते हैं? अपना सबसे पहला कांग्रेस का सेशन। उसके बाद गांधी जी का एक और इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 से 41 और 42 में क्या स्टार्ट होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो एक तो रहता है देखो 1917 में क्या रहता है? चंपारण रहता है। 1918 में क्या रहता है? खेड़ा रहता है। 1918 में क्या रहता है? अहमदाबाद रहता है। 1919 में क्या रहता है? रॉलेट, है ना। उसके बाद 1920 में क्या रहता है? नॉन कॉपरेशन। 1930 में क्या रहता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1942 में क्या रहता है बच्चों? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये कुछ मूवमेंट रहते हैं गांधी जी के जो स्टार्ट करते हैं गांधी जी, ठीक है। समझ में आया सभी को? उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ये तो हमने कर लिया जो गांधी जी के मूवमेंट है। अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमारे इंडिया में हुए हैं वो देख लेते हैं। देखो, तो रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट को क्या बोला गया? ब्लैक लॉ बोला गया, है ना अपील ना दलील। उसके बाद 1919 में आपका क्या हुआ बच्चों? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। कब हुआ? 1919 में। 1920 से लेके 22 में आपका खिलाफत मूवमेंट हुआ जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है क्योंकि इसमें हिंदुओं ने भी टेक पार्ट किया और मुस्लिम्स ने भी। 1922 में बच्चों आपका चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था जिसको गांधी जी ने बंद कर दिया था। किसके कारण? चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण। 1923 में आपका खिलाफत पार्टी बनी थी। जब गांधी जी ने मूवमेंट कैंसिल करा तो कुछ लोगों ने तो बोला भाई मूवमेंट कैंसिल क्यों करा? उसी ने क्या बनाया? स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है।
1927 में आपका साइमन कमीशन आए, जिसमें सातों के सातों मेंबर आपके ब्रिटिशर्स रहते हैं, इसीलिए सभी ने इसका बाइकॉट किया। साइमन कमीशन के अगेंस्ट में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट दी जिसको बोलते हैं नेहरू कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। और इसी में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हुआ। नेहरू रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए, और 1929 में आपका क्या आया, लाहौर सेशन आया, जिसने बोला कि हमको पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे इवेंट हुए एक के एक बाद।